सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिटार्स कॉर्नर @ कॉमर्स में। आज हम करेंगे 451 से लेके 500 तक के क्वेश्चन और इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेंगे प्रीवियस पेपर्स के जो कि HPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोबारा से अपने ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पहली बार आप लोग देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। ठीक है, आज जो पार्टनर है 451 जो क्वेश्चन है सीक्रेट पार्टनर का, उससे पहले जो हमने जहाँ पे छोड़ा था एक बार वहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दो तरह के पार्टनर हैं, टाइप ऑफ पार्टनर, फुल फ्लैज और नॉट फुल फ्लैज पार्टनर। फुल फ्लैज में 3 है, एक्टिव स्लीपिंग सीक्रेट, एक्टिव स्लीपिंग सीक्रेट, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। स्लीपिंग की नाम नहीं दिया होता कई बार पेपर में, डोरमेंट ही नाम दिया होता है, तो वहाँ से हमें इसे पहचानना है। एक्टिव पार्टनर को ना जो फुली एक्टिव है, जो पार्टिसिपेशन में भी पार्ट ले रहा है, जिसने मनी भी इन्वेस्ट करी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर कर रहा है और जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो तीनों ही केस में है, तो जब तीनों में अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो ये हमारे फुल फ्लैज पार्टनर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, सेम एक्टिव वाले की तरह, बस इसमें हु टेक पार्ट आ जाएगा, इसमें हु डोंट टेक पार्ट आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हुई है कि ये बस पार्टिसिपेशन में पार्ट नहीं लेता, बाकी मनी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी भी है। आज है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट नाम से क्या दिख रहा है, सीक्रेट है, यानी कि जनरल पब्लिक के आगे सीक्रेट है, जिसका रिलेशन फर्म के साथ, और बाकी वो ये ही पार्टिसिपेट इन कैपिटल, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। बस जिसका रिलेशन जो है ना वो सीक्रेट रखा हुआ है जनरल पब्लिक के आगे भी। नॉट फुल फ्लैज में 5 आ जाएंगे हमारे, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट, लिमिटेड पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, जिसमें से जो ज़्यादा आता है पेपर में वो सेकंड नंबर पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट या फिर माइनर पार्टनर आ जाता है। तो सबसे पहले क्या है, नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ नामचारे का पार्टनर है। ठीक है, एक्चुअल में ना तो उसने मनी इन्वेस्ट करी है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लिया है, ना ही उसका फर्म के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन फिर भी दे आर लाइबल टू आउटसाइड पार्टीज और अदर एक्टिव पार्टनर्स आर, लेकिन फिर भी वो लाइबल होते हैं। तो कौन होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल ए फादर बिकम पार्टनर ओनली बिकॉज हिज सन इज रनिंग द बिजनेस। ठीक है, एक फादर से, जैसे अगर मान लो उसका बेटा पार्टनर है किसी भी फर्म में, तो वो फादर वहाँ पे लाइबल हो जाएंगे। फादर बिकम पार्टनर ओनली बिकॉज ही सन इज रनिंग द बिजनेस, तो नॉमिनल पार्टनर है नामचारे की। सेकंड है पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। देखिए, एस्टोपल और होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, ए पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन द फर्म, फर्म में पार्टनरशिप नहीं है, बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट्स हिम एज ए पार्टनर। उनके जो शब्द, उनका जो आचरण है, उन्हें ऐसा दिखा रहे हैं कि वो फर्म के पार्टनर है, तो वो क्या हो जाएंगे, एस्टोपल और होल्डिंग आउट। यदि कोई पक्ष ऐसे पार्टनर के आचरण के कारण फर्म को लोन देता है तो अन्य पार्टनर की तरह ही लोन चुकाने के लिए वो उत्तरदायी होंगे। बाद में वो पार्टनर ना होने की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। तो यह पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिट है, लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर, जिस अभी 18 कवर नहीं किया, मतलब जो 18 साल की उम्र में नहीं पहुंचा है, वो है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, नहीं हो सकते, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए माइनर कैन बी ए पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, एक माइनर सिर्फ फर्म के प्रॉफिट में पार्ट ले सकता है इफ ऑल अदर पार्टनर गिव देयर कंसेंट, अगर दूसरे पार्टनर अपनी सहमति दे दे तो, लेकिन ही हैज़ नो शेयर इन द लॉस, लॉस में कोई शेयर नहीं होगा उसका, और उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ये इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता देंगे, पूछ लेंगे कौन सा पार्टनर है। अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली वो कौन से होते हैं, नाम से क्या दिख रहा है कि वो सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्ट ले सकते हैं, लेकिन उनके पास भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ही हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में वही भाग ले सकता है जब प्रॉफिट और लॉस दोनों में पार्ट ले, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट में पार्ट ले रहे हैं, तो फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो सारे जो इन ब्रीफ क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे मेंबर कितने हैं, इनका एक्ट कौन सा है, इन पे कौन सा अपना रूल लगेगा, इस तरह से सारे क्वेश्चंस लिख लिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कोई अगर अंदर से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन हम साथ साथ करते चलेंगे अपने स्क्रीनिंग के पेपर तक, जितने हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। 500 क्वेश्चन तो आज की वीडियो के साथ हो ही जाएंगे,
इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर दोबारा से अपने इन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इन पे कौन सा एक्ट लगता है, 1912 एक्ट लगता है। तो सबसे पहले तो एक यही बात जो पूछी जाती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है, 1912। ये जितने भी एक्ट है ना वो सारे मैच मेकिंग में भी पूछे जा सकते हैं और अलग से क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 10 मिनिमम मेंबर है 10 हर सोसाइटी में, ये 6 तरह की होती है हमारी, और मैक्सिमम मेंबर 100 होते हैं इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में, और बाकियों में तो कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। बाकियों में तो अनलिमिटेड नो लिमिटेड है इसकी मैक्सिमम मेंबर्स के लिए, और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है उसमें 100 सदस्य होते हैं मैक्सिमम। देखिए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी होती है, जैसा नाम है वैसे इनका काम है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होती हैं, दूसरी मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, तीसरी क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, फोर्थ है फार्मिंग सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव, फिफ्थ है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, और सिक्स है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स, ठीक है। जिसको कोऑपरेट करने के लिए जो सोसाइटी बनी उसके ऊपर वैसा ही नाम रख दिया। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर, अब रजिस्ट्री इनकी कहाँ होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इनके ऊपर रूल लगता है और उसके अंदर इनकी रजिस्ट्री होती है। लायबिलिटी क्या होती है, मेंबर्स की लिमिटेड होती है। प्रिंसिपल क्या होता है इनका, 1 मैन 1 वोट का, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल कौन सा है, तो 1 मैन 1 वोट का। नेक्स्ट है ऑफिस बियरर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें कौन कौन जो है वो लीड में होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। तो ऑफिस बियरर्स आर रीसिलेक्टेड जनरली आफ्टर 2 years। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना कि भाई ये कितने साल के बाद दोबारा से चुने जाते हैं, 2 साल में इनके होते हैं वोटिंग और फिर ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1/4 ऑफ द टोटल सरप्लस, यानी कि जो इनका प्रॉफिट होता है उसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इज लीगली ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व में डालना जरूरी होता है 1/4 पार्ट। बेसिक प्रिंसिपल क्या चलता है इनमें, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये है, ये पेपर में पूछा गया कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज फॉलोड बाय, कौन सी सोसाइटी से फॉलो करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्या देख लेते हैं, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, ये हमने पहले भी किया है। मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, 1 लाख रुपीज़ की, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 2। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम पे नो लिमिट है, और मिनिमम पेड अप कैपिटल इनकी 5 लाख है, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं 3। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पावर मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट जो एक अदृश्य शक्ति है जो इनविजिबल है, उसकी पावर कैसी होती है, वो भी इनविजिबल होती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स वीकेंड, अगर किसी कंपनी की, किसी संगठन की मैनेजमेंट ही कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फेसिस हैवी लॉसेस, भारी नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है मोर मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो कौन से लेवल पे किए जाते हैं, वो मिडिल और लोअर लेवल पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंश्योर, मैनेजमेंट क्या एंश्योर कर देता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक जो उपयोग है वो। नेक्स्ट है जैसे मैनेजमेंट है इज ए साइंस और आर्ट, तो यहाँ पे जो एक डेफिनेशन है वो पेपर में पूछी गई थी आर्ट वाली, कि आर्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ ए डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल, यानी कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ये कथन किसका है, G.R. टेरी का, G.R. टेरी। व्हाट इज द नेम ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश इन इंडिया, इंडिया में जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, AIMA। AIMA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब किसने कहा कि मैनेजमेंट इज ए सॉफ्ट साइंस है, अर्नेस्ट डेल ने, ठीक है। मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, क्योंकि प्योर साइंस होती है उसमें फेरबदल नहीं किए जा सकते, लेकिन मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। और ये डेफिनेशन जी है किन्होंने दी, अर्नेस्ट डेल ने डेफिनेशन, सॉरी ये इनकी स्टेटमेंट है। एट वट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट, सॉरी एट वट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कहाँ पे काम करता है, टॉप लेवल पे। नेक्स्ट है टू विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द मैनेजर्स ऑफ फर्स्ट लाइन बिलोंग, देखिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना फर्स्ट लाइन मैनेजर होते कौन से फर्स्ट लाइन मैनेजर जो बिल्कुल काम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, फोरमैन और सुपरवाइजर, ठीक है। लेबर लोग से जो लेबर लोग के ऊपर होते हैं वो फोरमैन और सुपरवाइजर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन
मैनेजर्स, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट से। लो लेवल मैनेजमेंट को और क्या क्या बोला जाता है, लो लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स होते हैं इसमें, ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्योंकि ऑपरेशन से डायरेक्टली लिंक होती है। उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर है टॉप लेवल के मैनेजमेंट। और टोटल लेवल कितने हो जाते हैं मैनेजमेंट के, 3। नेक्स्ट है डैश हैज़ बीन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध का सार किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन, सहयोग, जब तक सभी में सहयोग ही नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर सकती। तो मैनेजमेंट का सार क्या है, कोऑर्डिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि हेनरी फ्यूल सर ने दिए थे, 14 ये इनके प्रिंसिपल है। अब ये मैंने प्रिंसिपल क्यों लिख दिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया था कि बताओ प्रिंसिपल कौन सा नहीं है या फिर बताओ कौन सा है। तो एक बार ये जो 14 है एक बार इस पर रिविज़न एक बार नज़र मार लेते, क्योंकि जो भी अपनी ये स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है वो तो उसने डीपली पढ़े हैं सारे, तो यहाँ जस्ट एक रिवीजन हो जाएगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, जो जिस काम के होगा उसे वो काम सौंप देना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे तो साथ में अथॉरिटी भी दे दो। डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए संगठन में। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या हो जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड के भी आदेश है जो वो एक से मिलना चाहिए। डायरेक्शन, हर काम के लिए अलग अलग डायरेक्शन चलनी चाहिए। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2 चीज़ों का निर्माण करिए तो दोनों के लिए, स्कूटर और कार, तो स्कूटर के लिए अलग चलेगी लाइन और उसके कार वाले के लिए अलग। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मेल खाता होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट आगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगी। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, बिल्कुल कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार रेम्यूनरेशन भी दिया जाना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को अपने आप सेंट्रलाइजेशन करके बाकी को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। बाकी जितने भी काम है आगे अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देना चाहिए। स्केलर चेन जो हमारी स्ट्रिक्ट स्केलर चेन है वो तो ये कहती है कि टॉप से लो लेवल तक चलेगी ऐसे चेन, लेकिन जो हेनरी फ्यूल सर थे इन्होंने कहा कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी जो है वो काम हो सकता है। तो स्केलर चेन ऐसे 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 कैसे भी, ठीक है। ऑर्डर क्या है, मटेरियल ऑर्डर और हमारा ह्यूमन ऑर्डर, यानी कि सभी चीज़ें अपने स्थान पर होनी चाहिए और हर इंसान अपने काम पर, मतलब सही स्थान पर होना चाहिए। क्या, और इक्विटी, मैनेजर को सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल जो है वो जितने ज़्यादा टिके रहेंगे मैनेजमेंट उतनी अच्छी होगी, तो उन्हें टिकाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें अच्छा बेटर एनवायरनमेंट देकर, उन्हें सारी जितने भी सहूलियत है वो देकर। इनिशिएटिव, मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो सबऑर्डिनेट में भी इनिशिएटिविटी होती है, यानी कि वो हर काम के लिए अपनी पहल क्षमता दिखाते हैं, हर कोई डिसीजन देते हैं तो उसमें वो अपनी राय जरूर देते हैं। एस्पिरिट डी कोर्स में क्या देते हैं, सहयोग की भावना, यानी कि एक टीम बना के मैनेजर को काम करना चाहिए। तो ये 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है ये एस्पिरिट डी कोर्स का, कि ये किससे बिलोंग करता है। और तो ऐसे तो मतलब कुछ भी आता ही रहता है कि कौन सा नहीं है कौन सा है। डिवीजन ऑफ वर्क भी आया है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सारे ही आते रहते हैं। तो 14 के 14 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारे लिखे। एक बार देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 2-3 बार भी रिपीट कर लिया तो भी अगर आ जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है तो आराम से पहचाना जा सकता है। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डी कोर्प्स। देखिए 14 प्रिंसिपल किसने दिए, हेनरी फ्यूल सर ने दिए। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1841 से 1925 तक। और टेलर सर का क्या है, 1856 से 1915 तक। ये क्या थे, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, और इन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और इनकी क्या बुक थी, बुक का नेम क्या था, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसमें इन्होंने ये 14 अपने प्रिंसिपल दिए थे। नेक्स्ट है व्हाट बेसिस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर डराइव्ड, यानी कि किस बेसिस पे ये इनको लिखा गया है मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो 14 प्रिंसिपल लिखे गए हैं वो अवलोकन करके और जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ थी, प्रयोगशाला में जितने भी अध्ययन किए गए उनके बेस पे लिखे गए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो वेयर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल, कहाँ पर ये लागू होते हैं, बोथ बिजनेस फील्ड और नॉन बिजनेस फील्ड। ये सारे ही क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन फ्यूल टॉक्स अबाउट,
फ्यूल किस तरह के सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन की, यानी कि कुछ एक डिसीजन को, कुछ एक काम को अपने हाथ में लेकर बाकी को सारे आगे डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होता है। ना ही सारा काम ना ही सब कुछ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, बीच का एक रास्ता लेना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन से आ जाएंगे, ये तो 4 ही है। साइंस नोट, रूल ऑफ थंब, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे जो विज्ञान के अनुसार चलता है। हार्मोनी नोट डिस्कार्ड, सहयोग की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, नोट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अपना अपना ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, पूरे संगठन को साथ में लेकर चलना है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, हर एक पर्सन का उसकी जितनी भी योग्यता है, जितना वो अचीव कर सकता है वहाँ तक उसका विकास होना चाहिए। तो साइंस नोट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नोट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। टेक्निक्स कौन सी है, टेक्निक इन्होंने कौन कौन सी तकनीक अपनाई थी, फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर उन्होंने वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कर दिया, बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी कर दी इन्होंने वर्क की, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम इन्होंने लगाए थे, और मेंटल रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा बार जाता वो ये है, मेंटल रिवोल्यूशन, यानी कि मेंटल रिवोल्यूशन किसने दिया, FW टेलर सर ने दिया। या FW टेलर सर ने कौन से रिवोल्यूशन की बात कही है, मेंटल रिवोल्यूशन की बात कही है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफिकेशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, डिफरेंशियल वेज सिस्टम और मेंटल रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है डैश गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू स्पेशलाइजेशन, कौन है जो स्पेशलाइजेशन को इंपॉर्टेंस देता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस इज टॉक अबाउट FW टेलर, देखिए आ गया, मेंटल रिवोल्यूशन की बात इन्होंने करी। अंडर फैटिग स्टडी, जो थकान अध्ययन की बात इन्होंने करी, कि इन्होंने डिफरेंट स्टडीज करी, तो जो फैटिग स्टडी है उसमें क्या देखा कि रेस्ट इज गिवन टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्क, विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक। देखा ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी स्टडी इन्होंने नहीं की, कॉस्ट स्टडी इन्होंने नहीं की, टाइम स्टडी की कि वो कितना टाइम लगा रहे हैं, मोशन स्टडी की कि वो कितनी कौन सी हरकतें कर रहे हैं, फैटिग स्टडी और थकान के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किए थे। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन विच ईयर टेलर बिकम एन इंजीनियर फ्रॉम ए वर्कर, कि वो वर्कर से इंजीनियर बन गए, वर्कर बने 1878 में और इंजीनियर बन गए थे सेम कंपनी में 1884 में। वट आर इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए हैं पेपर वाले, तो इसी तरह से लिए गए हैं क्वेश्चन, कभी पेपर उठा लिया, कभी अपना सिलेबस उठा लिया, ऐसे ऐसे करके हो जाएगी नैया पार। तो वट आर इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, विच आर इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को क्या क्या इफेक्ट करता है। देखिए, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश करेंगे तो हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या था, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ठीक है, इसकी जो बात कर रहे हैं। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, करंट एसेट हुई ना चेंज, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पे प्रभाव आ गया। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कैश आ जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करेंगे तो कैश चला जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेट करता है। और आगे क्वेश्चन आया कि मास मार्केटिंग क्या होती है, या 4 जो है ये इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स, क्या सभी को एक जैसा एक बड़े लेवल पे अपना प्रोडक्ट उतारना मार्केट में, होता है मास मार्केटिंग। ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, समय और स्थान उपयोगिता दोनों ही देता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्या था कि इनमें से कौन सा HRM की ऑपरेटिंग फंक्शन में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दोनों फंक्शन लिख दिए। HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ की जो मैनेजमेंट है, उसके 2 फंक्शन होते हैं, एक मैनेजरियल फंक्शन और एक ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल क्या हो जाएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। और ऑपरेटिव फंक्शन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट देना, फिर ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन देना, इंटीग्रेशन करना, उनके मेंटेनेंस का ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में देखना और पर्सनल रिकॉर्ड रखना, ये सारे क्या है, ऑपरेटिव फंक्शंस हैं। अब जो क्वेश्चन था आगे भी ऑपरेटिव फंक्शन कौन सा नहीं है, उसमें एक ऑप्शन ये था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो ध्यान से देखने पर समझ में आ जाता है कि इनका आंसर है क्या, कंपनसेशन भी ऑपरेटिव फंक्शन है और इंटीग्रेशन भी ऑपरेटिव फंक्शन है, लेकिन जो कंट्रोलिंग है वो मैनेजरियल फंक्शन है, ना कि ऑपरेटिव फंक्शन, तो कंट्रोलिंग इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड, डिमांड के एलिमेंट्स कौन से हैं, क्वांटिटी, एबिलिटी, विलिंगनेस, प्राइस
एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये 5 एलिमेंट है जो डिमांड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजी वेयर इन ए कंपनी एड्स ए हायर प्राइज्ड प्रोडक्ट to align in order to attract a broader market which help the sale of its existing lower price product is called। कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है ना, जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है उसमें उसने क्या ऐड कर दिया, एक ज़्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर दिया ताकि जो उसके कम प्राइस वाले प्रोडक्ट है ना वो भी बिक जाए साथ साथ। दे ट्रेडिंग अप, जब वो हायर प्राइस वाला प्रोडक्ट ऐड कर दिया अपनी प्रोडक्ट लाइन में तो ये जगह ट्रेडिंग अप, और इसका अपोजिट होता है ट्रेडिंग डाउन। अगर वो लोअर प्राइस वाला प्रोडक्ट ऐड कर दे तो वो ट्रेडिंग डाउन हो जाएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सकता है अगली वीडियो में 1-2 दिन का टाइम लग जाए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लिखने में सोल्व करने में टाइम लग जाता है, पर कोई नहीं, कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपको मिले। 498 क्वेश्चन है। द पर्पज़ ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज, जॉब इवैल्यूएशन जो किया जाता है उसका क्या पर्पज़ होता है, वेज डिटर्मिनेशन, यानी कि जो मजदूरी है, जो भी वेतनमान है उसका निर्धारण किया जा सके। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है और स्टैच्यूटरी अथॉरिटी भी है। तो क्वेश्चन जो था वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी, या कोई भी नहीं, इस तरह से था। फीरा हैज़ बिन रिप्लेस बाय, फीरा को रिप्लेस किससे किया गया है, फीमा से। अब फुल फॉर्म ऑफ फीरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फीमा की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो हो गया 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। कई क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो कई एक क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन भी निकले हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।